नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और मैं हर बार की तरह सर दुबे सर से बात करने के लिए हाजिर हूँ। सर, आज मेरे पास कुछ अच्छी खबरें नहीं है। मुझे आज ये मैं भी रिकॉर्ड करने से पहले मुझे एक बात याद आई। एक पुराने हिस्टोरियन थे, लॉर्ड एक्टन, उन्होंने कहा था कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, हर जगह हमें सिर्फ भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। अयोध्या से लेकर उज्जैन तक साफ साफ भ्रष्टाचार, लूट मची हुई है। और ज्यादा दुखद बात यह है कि इस पे जिस तरीके से लिपापोती हो रही है और अंदर खाने ही कुछ कुछ मैनेज कर ले रहे हैं, वो उनके हाथ में मेट ले रहे हैं, वो उनसे कुछ बेनिफिट ले रहे हैं, ये ज्यादा समस्या की बात है। तो इन दोनों मुद्दों पे हम लोग आज अयोध्या और उज्जैन में जो मोहन यादव जी ने और उनके परिवार ने लूट मचाई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सर, जरा मैं पहले अयोध्या से शुरू करना चाहता हूं। अयोध्या में जब मंदिर बना तो एक तरीके से वो राजनीतिक केंद्र हो गया था। भाजपा को लगा कि हम ही ने इसका फैसला करवाया सुप्रीम कोर्ट से, हम ही ने मंदिर बनवाया, हम ही ने इसका मंदिर आंदोलन छेड़ा था, हम ही ने बाबरी मस्जिद गिराई थी, तो ये हमारे बाप की बकौती है। यहाँ पे जो भी चढ़ावा चढ़ेगा उसको मर्जी हम घर में रखें, मर्जी वो ट्रस्ट में रखें, मर्जी ऑडिट में ले जाए नहीं ले जाए, ये हमारे बाप का है। लेकिन शायद वहां भी कुछ वही है कि चोरों में जब चोरी होती है तो अक्सर ही वहां पे फूट पड़ जाती है और दो चोरी आपस में मुखबिरी कर देते हैं दूसरा पक्ष की चोरी करके यही लाए हैं। वहां पे भी शायद वैसा ही होगा। अब सब जो हो रहा है वहां पे, उस पर देखने वाली बात यह है कि एक है वहां पे योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी अयोध्या गए भी थे, उस पर उन्होंने अपनी एक एसआईटी बनाई हुई है। अब कहा जा रहा है कि अभी उस पर एफआईआर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अभी सब मामला तैयार किया जा रहा है कि किसको बचाना, किसको छोड़ना है, किसको किस दाम में बेचना है। और उधर से नृपेंद्र मिश्रा जी को केंद्र सरकार ने भेजा है, वो भी आकर के बैठे हैं, टीवी पे इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, किसमें हमें कुछ ठोस कार्रवाई दिखेगी, या आपको लगता है कि अंदर खाने उसी गिरोह में ही सब मैनेज हो जाएगा और इक्का दुक्का लोगों को कहीं कुछ नाप दिया जाएगा और खत्म कर देंगे? सर, सबसे पहले अयोध्या से शुरू करते हैं। देखिए, हाँ, हम लोग अयोध्या से शुरू करेंगे, उज्जैन पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी बनती है इसके ऊपर। जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्हें लाभ मिला था भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का वास्तविक किरदार क्या था, किस हद तक उसे विवेकानंद फाउंडेशन ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित किया था, ये अलग चर्चा का विषय है। हम लोग कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, आगे भी इस पर चर्चा होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज हम लोग इस विषय पर बात नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की देन थी नरेंद्र मोदी की सत्ता, इसलिए उन्होंने एक अपना यूएसपी, अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट उन्होंने बनाया। और वो यूनिक सेलिंग पॉइंट ये था कि कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुआ करते थे, हमारे जमाने में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। और इस चीज को वो आज तक कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि हमारे यहां कोई बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होता। अब लेकिन 10 साल बाद 10 साल जब सत्ता के हो गए, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हर जगह जो है ना, भाजपा और आरएसएस वालों के मुंह पर भ्रष्टाचार का तोबड़ा बंधा हुआ है और उस तोबड़े में से दुर्गंध आ रही है भयानक किस्म की। एक एक करके भंडाफोड़ हो रहे हैं तरह तरह के। बहुत से भ्रष्टाचारों को इन लोगों ने सत्ता और मीडिया, सत्ता पे कब्जा और मीडिया पे कब्जा का फायदा उठाते हुए दबा दिया, उनको उभरने नहीं दिया उन्होंने। कई भ्रष्टाचारों की पोल तो सुप्रीम कोर्ट के, जैसे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, उसकी पोल सुप्रीम कोर्ट ने खोली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आधा अधूरा वक्त दिया और वो पैसे को जब्त नहीं किया, इसलिए वो मामला भी चला गया। अब इसको ये कैसे दबाएंगे, ये अपने आप में दिलचस्पी, दबाएंगे इसको भी, आपकी बात को सही है, ये अपने आप में हम सब लोगों के लिए एक दिलचस्पी का केंद्र होगा कि दबाने के लिए क्या विधि अपनाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हें दबाने में होगी उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर में हुआ भ्रष्टाचार है उसको। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, राम मंदिर एक राजनीतिक प्रोजेक्ट था। रामलला एक राजनीतिक रामलला है। ये वो रामलला नहीं है जिनके बारे में तुलसीदास जी ने वात्सल्य से भर के ठुमुक चले रामचंद्र बाजे पैंजनिया लिखा था, मतलब जो है, ये वो रामलला नहीं है। ये वो रामलला भी नहीं है जिनका वाल्मीकि रामायण में बहुत ही शानदार वर्णन हुआ है संस्कृत की कविता में। ये राजनीतिक रामलला हैं। इनका जन्म गोरखपीठ में महंत अवैधनाथ के नेतृत्व में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर के और दिल्ली के दफ्तरों में बैठ के हुआ है इनका जन्म। तो अब सवाल यह है कि
यहाँ पे जो रामलला के मंदिर में जो लूट चल रही है, कल ही मेरे एक मित्र ने याद दिलाया मुझे मुस्कुराते हुए व्यंग के साथ में कि जो महमूद गजनवी तो भारत में 11वीं शताब्दी में आया था, शायद 1026 वगैरह में आया था, तो उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसकी संपत्ति को। अब ये कौन से महमूद गजनवी हैं जो कि मंदिरों की संपत्ति को लूट रहे हैं? और आजाद भारत का एक बहुत बड़ा विशालकाय राजनीतिक प्रोजेक्ट के तहत बना मंदिर है, उसकी संपत्ति लूटी जा रही है। ये महमूद गजनवी किसके हैं, कहां से आए हैं, किसने इन्हें नियुक्त किया है, किसने इस मंदिर की पूरी व्यवस्था इनके हाथ में थमाई है? ये सारे सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं और इन सवालों पे भी हम लोगों को बार बार चर्चा करनी चाहिए जब तक कि हमारे सारे दर्शक इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ ना हो जाएं और सचेत ना हो जाएं। देखिए, बहुत ही जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से ये काम किया गया है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो पहले से मौजूद राम जन्मभूमि ट्रस्ट था उसको भंग किया। वो ट्रस्ट क्या था? उस ट्रस्ट में 4 शंकराचार्य थे, उस ट्रस्ट में 8 वैष्णवाचार्य थे, उस ट्रस्ट में 7-8 अखाड़ों के, प्रमुख अखाड़ों के महंत थे, उनसे मिलकर ये ट्रस्ट बना था। इस ट्रस्ट के ऊपर शंकराचार्यों के होने के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनमानी यहां पर नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने इस ट्रस्ट को पहले ठिकाने लगाया, खत्म किया। उसके बाद में उसने अपने चुनिंदा लोगों को करते हुए ये ट्रस्ट बनाया। चंपत राय जी को उसमें बैठाया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति हैं। अनिल मिश्रा को बैठाया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति हैं। गोपाल राव को बैठाया गया, कर्नाटक के रहने वाले हैं, हुबली के, उनके व्यक्ति हैं। अब चंपत राय चचा हैं, उनका एक भतीजा है, गोपाल राव चचा हैं, उनका भी एक भतीजा है। तो चचा भतीजाओं की जोड़ी जो है ना, वो सब पूरा सारा काम इसमें कर रही है। जो एसआईटी चंपत ट्रस्ट के कहने पर योगी आदित्यनाथ ने नियुक्त की है, वो बिना पुलिस में एफआईआर दर्ज किए हुए अपनी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कानूनन उसे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, फिर करनी चाहिए थी। एसआईटी अपनी बेईमानी एफआईआर दर्ज करने के बावजूद कर सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना यह है कि इस एसआईटी ने कुछ तत्परता दिखाते हुए कुछ गंभीर सबूत जमा कर लिए हैं और चंपत राय एंड कंपनी से कहा भी है कि आप वो राम मंदिर परिसर छोड़ के नहीं जाएंगे। इससे भी लगता है कि एसआईटी ने दबाव इनके ऊपर बनाया है। और इसमें वो जो शुरू में संजय सिंह ने इसका भंडा फोड़ा था कि 10 मिनट के अंदर अंदर किस तरीके से एक जमीन जो थी वो चंपत राय ने खरीदी। मैंने कल उसका एक उसका तथ्य नोट किया था, अगर मैं उसको खोज पाऊं। जी, देखिए क्या हुआ था। ये पुरानी घटना है, इसका हम लोग पहले भी हम इस घटना के साक्षी रह चुके हैं, लेकिन तब इसको रामद्रोहियों का कुप्रचार कह के इसको दबा दिया गया था। बाग विजयसी में 3 एकड़ जमीन कुसुम पाठक से खरीदी गई। खरीदने वाले थे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई। ठीक 10 मिनट में चंपत राय ने ट्रस्ट की तरफ से यह जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। इसके ठीक 10 मिनट बाद, यानी उस सौदे अंसारी और तिवारी ने सौदा मिलकर जो किया, उसके 10 मिनट बाद चंपत राय ने ट्रस्ट की तरफ से ये जमीन 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद ली। और तब के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के विशेष सदस्य अनिल मिश्र, जो राष्ट्रीय सौदे के, वो इस सौदे के गवाह थे। अब इसके बाद और भी चीजें हैं। लखनऊ रोड पर तन्वी बंसल से 1.73 करोड़ की जमीन खरीदी गई, उसको ट्रस्ट ने 29.67 करोड़ रुपए में खरीदा। इस तरह के मेरे पास 10 उदाहरण और लिखे हुए। ये सारे के सारे प्रमाण जो हैं एसआईटी के पास हैं। एसआईटी ने इनके कागजात वगैरह जब्त कर लिए। मंदिरों की वो नजूल की जमीन है जिसका कानूनी रूप से क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, वो भी किया गया, उसके भी कागजात उन्होंने जब्त कर लिए। अभी मैं चंदा चोरी पे तो आ ही नहीं रहा हूं। दान पात्र की रकम की चोरी पे तो वो चंदा नहीं है, श्रद्धालुओं को पैसा है, उस पर तो आ ही नहीं रहा हूं। वो तो तब से शुरू हुआ है जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ। ये जमीन तो उस वक्त खरीदी गई जबकि राम मंदिर के लिए भूमि तैयार की, राम मंदिर के लिए जमीन जो थी ना, मतलब है
वो जमीन जो है वो तैयार किया। 107 एकड़ जमीन इन्हें चाहिए थी। 5 साल के दौरान धीरे धीरे करके 107 एकड़ जमीन जो तैयार खरीदी गई, और उस खरीदने में अभूतपूर्व भ्रष्टाचार हुआ। सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उस जमीन के खरीदने में इन लोगों ने कर दिया, और सारा का सारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों ने किया। इनकी हर मीटिंग में विश्व हिंदू परिषद के और संघ के दूसरे बड़े प्रचारक और पदाधिकारी भाग लेते थे। उन लोगों ने कभी इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की, कुछ नहीं किया। उसमें गोपाल राव का जो एक भतीजा है जिसका नाम है सोमेश आनंद, उसके बारे में कहा जाता है कि इतना शक्तिशाली है सोमेश आनंद कि वो उसकी हरी झंडी दिए बिना वहां कोई पेमेंट नहीं होता था किसी तरह का। ये सोमेश आनंद के बारे में कहा जाता है, उसके आरोप है कि बोरे में भरकर ये कोई सामग्री बार बार ट्रेन से कर्नाटक ले जाता है और वहां से खाली हाथ हवाई जहाज में बैठ के आता है, और ऐसी यात्राएं वो 50 से ज्यादा कर चुका है। अब चंपत राय जी के जो भतीजे हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। उनका नाम है चंदन राय। वो पिछले साल तक राम घाट में किराए के मकान में रहते थे। अब अयोध्या के माझा इलाके में उन्होंने कई बीघा जमीन खरीद ली है। हरिद्वार में एक होटल भी बनवा लिया है उन्होंने। मतलब ये तो मैं केवल टिप ऑफ आइसबर्ग, एक छोटा छोटा उदाहरण केवल बता रहा हूं। ये है, इसके जितनी और जांच की जाएगी वो तो अभूतपूर्व किस्म का भ्रष्टाचार है। अच्छा, अब एसआईटी के जरिए योगी आदित्यनाथ ने एक पूरा डोसिए, एक पूरी फाइल इन लोगों के खिलाफ बना ली है, और इन लोगों को एक तरह की धमकी भी मिल गई है कि तो छोड़ के नहीं जाओगे, हमें सबके ऊपर शक है। जब किसी से कहा जाता है कि आप छोड़ के नहीं आएंगे, इसका मतलब है वो शक के दायरे में है। और श्री नृपेंद्र मिश्र जो हैं, जो देश के कुशलतम अफसरों में से एक हैं, उनकी भी निगाह में सब चीज है। वो भी सब जानते हैं, मेरे ख्याल से पहले से भी जानते होंगे वो। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि एसआईटी ने जो सबूत तैयार किए, अपने पास रखे, जिनके ऊपर योगी आदित्यनाथ का कब्जा है और जो नृपेंद्र मिश्र की निगाह में है, नहीं, नृपेंद्र मिश्र इन सबूतों की गंभीरता से आला कमान को वाकिफ करा रहे होंगे। आला कमान को भी पता लग चुका है कि ये मामला बहुत फूट गया है, हाथ से बाहर निकल गया है, और उत्तर प्रदेश की सत्ता पे बैठा हुआ बंदा, जो उन्होंने ही किसी जमाने में गलतफहमी के तहत, मुगालते के तहत उन्होंने बैठाया था, उसके हाथ में अब एक बड़ी जबरदस्त कल आ गई है, जिसके जरिए वो हम लोगों को दबाव में ला सकता है और पूरे संघ को दबाव में ला सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक्टिव हो गया होगा, क्योंकि संघ की भी प्रतिष्ठा में बहुत इसमें आघात होगा। ये सब लोग तो संघ के ही बंदे हैं, और चंपत राय तो वो बंदा है, इसने कहा था कि नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं, और संघ की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि इससे ज्यादा त्यागी और समर्पित व्यक्ति तो कोई हो नहीं सकता, ये तो केवल खिचड़ी विचड़ी खा के ही जीवन गुजार रहे हैं। अब जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है उसको, फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलता है वो बंदा, शानदार घरों में रहता आया, और उसके भतीजे का भी कारनामे अपने सामने हमने रखी दिए हैं। ये सब हो रहा है। सवाल ये है, यक्ष प्रश्न ये है जो आपने उठाया है कि अब क्या होगा। इतना तो हो गया सब कुछ। जहां तक मैं नेताओं को समझता हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। योगी आदित्यनाथ को चुनाव जीतने और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जरूरत है। वे अभी नहीं चाहते कि इनके साथ में उनके संबंध खराब हों। एक अस्थायी या फौरी किस्म का समझौता वो इनके साथ निकालना चाहते हैं। वो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ समझौता किए बिना वो भी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीत सकते। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया तो नहीं जाएगा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। यानी जो भी इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी जो भी बनेगी, योगी आदित्यनाथ के नाम के इर्द गिर्द बनेगी। हाँ, एक बार चुनाव उन्होंने जीत लिया, उसके बाद सारे पत्ते उनके पास हो जाएंगे, और तब वो तय करेंगे कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या न बनाया जाए। वो अपने तय करेंगे कि फायदा नुकसान क्या है, उसका आकलन करके। तो योगी आदित्यनाथ अपने पास तुरुप के इस इक्के को रखना चाहेंगे, और वो इस तमाम जानकारी के आधार पर उनको वो करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, उनको निचोड़ेंगे, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, और उनसे ये आश्वासन लेंगे कि चुनाव जीतने के बाद में कोई गड़बड़ नहीं होगी, उनको ताजपोशी उनकी फिर से होगी। जी।
ये उन्हें एक ये चंपत राय एंड कंपनी के काले कारनामों का ये एक सबूत उन्हें मिल गया है। अच्छा, अब ऐसी बात नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कमजोर समझना या उनको ये मानना भी हमारी भूल होगी। उनकी आस्तीन में भी कई तुरुप के पत्ते होंगे। वो कब क्या आश्वासन दें, कब आश्वासन से फिर जाएं, ये सब तो कोई लिखित पढ़त में बॉन्ड में लिख के तो होती नहीं है बातें ये। तो इसमें अब चूहे बिल्ली का खेल होगा, ये चूहे बिल्ली का खेल होगा, दांव घात इसके अंदर होंगे और इस सब के ऊपर हमें अपनी निगाह रखनी पड़ेगी। ये तो एक बात है जो हो रहा है हमारे सामने। दूसरा आ जाइए उज्जैन के ऊपर। मोहन यादव एक अनजान व्यक्ति थी। आप उनको, मेरे ख्याल आप भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे। नहीं, मुख्यमंत्री बने तो शायद नाम सुना। हाँ, वो मुख्यमंत्री बनते ही उससे पहले हम लोग नहीं जानते थे कौन है ये। नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री बने तो योग्यता समझ में आई कि तलवार अच्छी चलाते हैं, कई जगह उन्होंने अपनी तलवार भी चला के दिखाई, और इसके अलावा तो उन्होंने आज तक अपनी कोई योग्यता प्रदर्शित की नहीं। अब उनकी एक नई योग्यता निकल कर आ रही है कि उज्जैन में जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे ही प्रोजेक्ट वो चालू हुआ, उस प्रोजेक्ट को उन्होंने चालू करवाया योजनाबद्ध तरीके से, और इनके पूरे परिवार ने जमकर उसके अंदर जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। खुद मोहन यादव के नाम जमीन खरीदी गई, उनकी पत्नी के नाम जमीन खरीदी गई, उनके बेटे के नाम जमीन है, उनके भांजे, भतीजे, भाभी, बहन, बेटी, सबके नाम जमीनें हैं, और बड़ी बड़ी जमीनें हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस ने सारा खुलासा कर दिया है। बगल में सफाई भी छपी हुई है मध्य प्रदेश सरकार की कि मुख्यमंत्री को उनके एक्सटेंडेड फैमिली या उनका जो विस्तारित परिवार है उसके सदस्य के रूप में ना देखा जाए। वो लोग तो पहले से ही जमीन जायदाद का काम, रियल एस्टेट का काम करते रहे। लेकिन यहाँ तो साफ साफ एक्सटेंडेड फैमिली का सवाल नहीं है। ये केवल भांजों भतीजों का, दूर के रिश्तेदारों का सवाल नहीं है। ये सवाल उनके बेटे का है, जुड़ा हुआ है, उनकी बेटी से जुड़ा हुआ है, उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ है, स्वयं उनसे जुड़ा हुआ है, उनकी बहू, हाँ उनकी बहू का भी है। हाँ, बिल्कुल है, सिस्टर इन लॉ लिखा है उसके अंदर, वो सबसे जुड़ा हुआ है। और अब देखिए बात खुल गई है। अच्छा, जमीन खरीदना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। अगर चंपत राय ने जमीन खरीदी ट्रस्ट के लिए, कोई अपराध नहीं है। सवाल ये जमीन कैसे खरीदी गई, क्यों खरीदी गई, उसके पीछे इरादा क्या था, उसके पीछे का बिजनेस प्रपोजिशन क्या है, कितने पैसे में खरीदी गई, कितने की थी, किस तरीके से उसकी कीमत, जो सर्किल रेट के हिसाब से कीमत थी, 17 गुना में, 20 गुना में जमीनें खरीदी गई, ये सब कैसे क्या हुआ। ये सारे प्रश्न हैं जो अब मोहन यादव का जो उज्जैन प्रकरण है और चंपत राय का जो अयोध्या प्रकरण है, ये दोनों प्रकरण भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने एक बहुत बड़ी भयानक किस्म की तलवार बनके उनकी गर्दन पे लटक रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? ये किसी कम्युनिस्टों ने तो इस आरोप लगाया नहीं है, हमारे आपके जैसे बेकार के जो मीडिया वाले हैं उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। ये तो उनके अंदर से ही सारी बातें निकल कर आई हैं, सारी बातें तथ्यात्मक हैं, सब चीजों के दस्तावेज वगैरह सब मौजूद हैं। ये चीजें धीरे धीरे नरेंद्र मोदी का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होते हैं, वो सब इन चीजों ने उनको समाप्त कर दिया है। खासतौर से राम मंदिर वाला मसला जो है ना, मैं समझता हूं उसमें तो ऐसी घिन पैदा हो रही है, इतनी बदबू पैदा हो रही है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक रह चुके, हिंदुत्व की राजनीति के समर्थक रह चुके लोग अभी भी जो उन्हीं का गुण गाते हैं, प्रभु राम की जय जयकार करते रहते हैं, वो सब लोग भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कह रहे हैं कि ये बड़ा घिनौना किस्म का संगठन है, अजीब तरह का संगठन है। ये सब जो है, योगी आदित्यनाथ को भी एक बात का बड़ा रंज है कि क्यों गोरखपीठ को पूरी तरीके से राम मंदिर के नए ट्रस्ट में और राम मंदिर बनने की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। हम सब लोग जानते हैं कि गोरखपीठ के जो महंत थे, जो योगी आदित्यनाथ के गुरु थे, जिनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ बने, महंत अवैधनाथ, वो विश्व हिंदू परिषद के साथ में मिलकर राम जन्मभूमि आंदोलन चलाने में उनकी बड़ी प्रमुख भूमिका रही, और उनके विश्व हिंदू परिषद से लगातार विवाद भी होते रहते थे कि इस आंदोलन की लाइन वगैरह क्या होनी चाहिए। वो मानते नहीं थे संघ और उनकी बात में, तो उनको चूंकि उनकी बात नहीं मानते थे, इन लोगों को भी लगा कि ये तो दिक्कत पहुंचाएंगे, ये लोग पूरी तरह कब्जा नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने उनको गोरखपीठ को भी बाहर कर दिया, शंकराचार्यों को भी बाहर कर दिया, वैष्णवाचार्यों को भी बाहर कर दिया, अखाड़ों के महंतों को भी बाहर कर दिया।
और पूरी तरीके से कुंडली मारकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे बैठ गए, और अब ये सब हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो जो चुप रह के सारी चीजों से बच जाते हैं, इससे ज्यादा बच नहीं सकते। जी नहीं, एक बात तो सर समझ में आ रही है कि अभी तक सबको ये पता था कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, धर्म का इस्तेमाल वोट के लिए करती है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो धर्म का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए भी करती है। सेम मॉडस ऑपरेंडी अयोध्या में जमीनों का। इन्होंने गड़बड़ी क्या की है ज्ञानेश जी, इन्होंने गड़बड़ी ये की है कि बहुत ही घटिया तरीके से सारा भ्रष्टाचार किया, इसमें बहुत खूबी नहीं दिखाई इन्होंने। भाजपा की संघ की योजना क्या है? संघ की योजना यह है कि सारे देश में जितने भी धर्मादों के मंदिरों के ट्रस्ट हैं, जैसे और दक्षिण भारत में तो बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, तिरुपति के वगैरह वगैरह, तिरुमाला के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, वो तो अरबों खरबों की वहां संपत्ति उनके पास है। ये धीरे धीरे करके इन सभी जगहों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। सब जगह संघ द्वारा नियुक्त, संघ द्वारा नामजद लोग ही बैठे होंगे। अगर अगले 5 साल और मिले सत्ता में, तो ये सब जगह कब्जा कर लेंगे। इसके जरिए एक बहुत अकूत संपत्ति की तक इनकी पहुंच हो जाएगी। जैसे चाहेंगे उस संपत्ति का ये इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर चूंकि दक्षिण भारत में इनकी पहुंच ज्यादा नहीं है राजनीति में, तो इन मंदिरों के जरिए ये राजनीति में भी अपने लिए स्पेस बनाएंगे, अपना पैर रखने की जगह उसके जरिए भी इनको मिलेगी। तो इस तरह से बहुत तरह की चीजें हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जो ईडब्ल्यूएस कोटे वाला मामला है, इस ईडब्ल्यूएस कोटे में जिस आप देखें जो 106 लोग ऊंची जातियों के ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत यूपीएससी में जिन्होंने जिनका चयन हुआ है, उसमें से केवल 7 लोगों को छोड़ के बाकी सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कैचमेंट एरिया के लोग हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये सब हरियाणा वगैरह इन्हीं इलाके के लोग हैं। इससे पता लगता है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के जरिए किस तरह ऊंची जातियों के वोटों की निष्ठा अपने साथ उन्होंने मजबूती के साथ जोड़ी है। तो ये हर तरीके से, चाहे आरक्षण का जरिया हो, चाहे धर्मादय का जरिया हो, दान पात्र का जरिया हो, ये सारा का सारा काम इस तरीके से करते हैं जिससे इनका भाजपा का जो जनाधार है वो जनाधार भी मजबूत हो, धन संपत्ति तक उनकी पहुंच भी बढ़े, और नए इलाकों में, नए क्षेत्रों में जहां इनकी पहुंच नहीं है वहां उनका पैर रखने के लिए इनको गुंजाइश भी मिले। ये पूरा का पूरा इनका प्रपंच है। जी, मुझे सर एक एकेडमिक सवाल आपसे पूछना था। जैसे एक तो ये भ्रष्टाचार हो गया पैसे का, एक सर और दुराचार है जो ये पार्टियां तोड़ते हैं। पार्टियां तो ठीक है, ममता बनर्जी चुनाव हार जाए, समझ में आता है कि अच्छी सरकार नहीं चलाई होगी 10-15 सालों में, तो चुनाव हार गई। उसके बाद अब जो हो रहा है वहां पे कि उनकी पार्टी को खत्म कर दो, उनकी पार्टी को, उनके ही 60 विधायकों ने मिलकर उनको ही पार्टी, ममता बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया। या जो शिवसेना में हो रहा, पहले शिवसेना तोड़ी गई, फिर उसमें 2 फैक्शन बने। अब शिंदे जी सोचिए कि कैसे बहुत ही शान से कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल रहा। मतलब आप उनके एमएलए, एमपी एमएलए खरीद के लाइए और उस पर शेखी बघारिए, देखिए हमने कितना सक्सेसफुली कर लिया। ये भी सर एक तरीके का दुराचार है, क्योंकि आप उन लोगों के साथ अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं जिन्होंने आपके खिलाफ लड़के आपके खिलाफ उनको वोट मिला था, आप उनको भी अपने साथ ले रहे हैं। मेरा सवाल ये है, ये सब कुछ सबके सामने है, पैसे का भ्रष्टाचार हो, राजनीतिक दुराचार हो, जो लोकतांत्रिक संगठन ये संस्थाएं हैं जिस तरीके से उनके साथ कर रहे हैं, कितना टाइम लगता है ये जनता को समझ में आने थे कि अब बस बहुत हुआ, अब इनको बदलने का टाइम है? 10 साल, 15 साल, 20 साल? ज्ञानेश जी, ये जो शब्द जनता है ना, हम लोगों को जरा इस पर इसका इस्तेमाल करने से पहले जरा इस पर कभी-कभी गौर भी कर लेना चाहिए। ये असल में अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस का एक शब्द है मास। ये मास का हिंदी अनुवाद हम लोगों ने जनता कर रखा है। अच्छा, जनता जो है वो कई प्रकार की होती है, ये पब्लिक नहीं है, ये पब्लिक्स हैं। मतलब जनता कई प्रकार की होती है। एक वो जनता है जो हम और आप हैं, जो राजनीति के प्रति सचेत हैं, उस पर टीका टिप्पणियां करते रहते हैं, हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब निकालते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। एक ये पब्लिक है, ये मीडिया की पब्लिक है, सोशल मीडिया की पब्लिक है। दूसरी पब्लिक वो है जो कि राष्ट्रीय जो पार्टियों के प्रति निष्ठा रखती है अलग अलग। जैसे मुसलमान यादव एक पब्लिक है, वो समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव के प्रति निष्ठा रखती है। एक ऊंची जातियों की पब्लिक है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा रखती है। उसके अंदर भी कई पब्लिकें होती हैं, उसमें राजपूत योगी आदित्यनाथ के प्रति निष्ठा रखते हैं, अलग अलग तरह की पब्लिक है। इसी तरीके से एक बड़ी दलित पब्लिक है, एक बहुत बड़ी ओबीसी पब्लिक है,
ये समुदायों की दुनिया है पूरी की पूरी। तो जिस चीज को हम कहते हैं कि जनता की समझ में आ गया, समझ तो सब लोग रहे हैं, लेकिन राजनीतिक ओपिनियन, पॉलिटिकल ओपिनियन, राजनीतिक प्राथमिकता किसकी प्रभावित हो रही है इससे, ये सवाल है। असली प्रश्न ये है, हम लोगों को इस तरह पूछना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इन भ्रष्टाचार की और राजनीतिक भ्रष्टाचार की और आर्थिक भ्रष्टाचार की और धार्मिक भ्रष्टाचार की ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से जिनकी जो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई इस पार्टी को हम इस बार वोट दें या ना दें। कितने लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि वो अपनी पार्टी निष्ठाओं को, अब आप देखिए कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में नरेंद्र मोदी के यौन भ्रष्टाचार को सार्वजनिक रूप से पेश किया। भाजपा की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया आज तक। कपिल मिश्रा पे कोई मुकदमा भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने विधानसभा में कहा था। अब तो खैर वो भाजपा में ही है, उस जमाने में आम आदमी पार्टी के वो सफे सालार थे। ये साफ तौर पे कहा है, दर्ज है, हमारे आपके ऐसे लोगों ने इस पे वीडियो बनाया है और उस वीडियो को लाखों लाखों लोगों ने देखा है। जब मैंने इस विषय में वीडियो बनाया था तो उसको 7-8 लाख लोगों ने देखा था उस वीडियो को। इसका मतलब है वो काफी लोगों तक पहुंचा है। लेकिन क्या इससे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट आई है? ऐसा कोई हमारे पास बैरोमीटर है इसके जरिए हम समझ पाए कि इससे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है? साफ तौर पे इस पूरे प्रकरण में दिखता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने गृह राज्य मंत्री, जो आजकल भारत के गृह मंत्री हैं, अमित शाह की मदद से वो हर किस्म का गलत काम कर रहे थे। और मुख्यमंत्री के आवास, आधिकारिक आवास में उन्होंने एक स्त्री को जबरदस्ती रोक रखा था, होली के मौके पर भी रोक रखा था उसको। ये स्थिति, ये साफ दिखाई पड़ता है उसके अंदर वीडियो में। कोई कुछ कह नहीं सकता, किसी ने कोई चिंता नहीं है। मतलब उस वीडियो को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय कैसे रह सकता है। लेकिन उनकी लोकप्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क अगर पड़ा है तो दूसरी वजहों से पड़ा है। मैं नहीं मानता हूं कि उस वजह से फर्क पड़ा है। इसी तरीके से ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है राम मंदिर वाला, क्या इससे इन लोगों की लोकप्रियता पे फर्क पड़ेगा? ये अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। ये देखना पड़ेगा कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा। मोहन यादव की लोकप्रियता पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? स्थिति यह है कि एक मुख्यमंत्री, ये तो भ्रष्टाचार तो छोड़ दीजिए, अगर वो घटिया मुख्यमंत्री है, बुरी तरीके से सरकार चलाते, तो मोहनलाल खट्टर साहब को देखिए, आप खट्टर साहब को देखिए, हरियाणा के इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। उनको उनकी अक्षमता के कारण, एक घटिया और बेकार के मुख्यमंत्री होने के कारण उनको हटाया गया। उनके कार्यकाल में कितने बड़े बड़े कांड हुए, क्या क्या हुआ, कुछ नहीं कर, मुख्यमंत्रित्व चलाने की उनमें कोई क्षमता नहीं थी उनको। इसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा गया। हरियाणा में बार बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी जीतती रही, पहले से ज्यादा चुनाव जीतती रही और सब कुछ होता भी रहा। तो इसका मतलब है कि लोगों की जो पार्टी निष्ठाएं हैं, वो कुछ, उनका किरदार कुछ ऐसा है जिसको हम लोग अभी तक ठीक से नहीं समझ पाए हैं। हम लोगों को इन सब बातों की और ज्यादा जांच पड़ताल करनी चाहिए और अपना, हम लोगों ने जो कसौटियां बनाई हैं, हमारे पास जो बैरोमीटर है इन चीजों को जांचने के लिए, उनकी क्षमताओं की भी हमें लोगों को जांच पड़ताल करना जारी रखना चाहिए। लेकिन ये सब कहने के बावजूद मैं एक बात जानता हूं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी धीरे धीरे बेआवाज, अदृश्य तरीके से जमा होती है। कम से कम भारत में तो यही स्थिति है। ऐसा नहीं है एंटी इनकम्बेंसी हुई, सड़कों पर सैलाब निकल पड़ा, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। और जगह होता है, श्रीलंका में होता है, नेपाल में होता है, आजकल वहां हो रहा है किसी देश में जहां पर इसने ट्रम्प की बेटी ने एक पूरा बीच खरीद लिया है और वहां पे वो रिजॉर्ट बनवाने जा रही है, तो पूरी पब्लिक सड़कों पर निकली हुई है उसके खिलाफ। ये सब होता है कई जगहों पे है, लेकिन यहां नहीं होता है। यहां पे काकरोच जनता पार्टी क्या हालत है, 3 दिन से बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है उनकी तरफ। ये स्थिति है। तो हमारे यहाँ दूसरे तरीके से एंटी इनकम्बेंसी अपना काम करती है। मेरा क्या है, मेरे से मानना है, धीरे धीरे इन लोगों के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है, जो कि 2029 के चुनाव में अपने आप को किसी न किसी रूप में जरूर व्यक्त करेगी, जैसे 2024 में व्यक्त किया था। जी सर, आज का समय खत्म हो रहा है। आज मैंने योगेंद्र यादव का एक लेख पढ़ा इन एक्सप्रेस में, जिन्होंने कहा है कि अपोजिशन पार्टीज को सिर्फ चुनाव नहीं जीतना है, अपने उस आइडिया ऑफ इंडिया को, जो हमारी जो असली भारत है, उसको रिक्लेम करने की भी कोशिश है।
पता नहीं ये कब संभव होगा। यार समस्या ये है कि योगेंद्र जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं जी। हाँ, वो हम लोग मतलब प्रश्न ये है कि इन चीजों पे सुंदर लेख लिखना बहुत आसान है, मैं उनकी बात से सहमत होते हुए कह रहा हूं। और लेकिन ये सब कैसे किया जाए, ये आपको कौन करने देगा? क्योंकि मैदान में केवल आप ही नहीं खेल रहे हैं, आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, कहीं ज्यादा तिकड़मी एक दूसरी टीम भी खेल रही है, जो कि बड़ी अनूठी टीम, ऐसी टीम कहीं दुनिया में मिलेगी नहीं खेलने के लिए। इसमें एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के पीछे एक छाया संगठन खड़ा हुआ है। हाँ, वो खेल का नियम ही बदल देते हैं टाइम पे। हाँ, वो देखिए, ये सब बातें कहना अच्छी बात है और कहनी भी चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप करेंगे कैसे इस काम को? ये बहुत राहुल गांधी ने एक तरीका खोजा है, वो कर रहे हैं इस काम को। राहुल गांधी ने एक तरीका खोजा है, वो कर रहे हैं इस काम को। वो वहां पे कोटा गए थे, वो यही करने तो गए थे वो, या उन्होंने अपने जन्मदिन पे जो रोजगार मेला लगाया वो यही करने तो गए थे वो। पॉलिटिशियंस को तो किताबी पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर थोड़ा देना है पॉलिटिशियंस को, नेताओं को। उनको तो जो जमीनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से अपने आप को उन समस्याओं के जरिए अपनी बात उन्हें कहनी है। वो कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी जी, और मुझे लगता है कि योगेंद्र जी की बात सही हो और जल्दी हमारा वो भारत हम लोग रिक्लेम कर पाए। सहमत हूं उनकी बात से जी, लेकिन ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे किया जाएगा इस काम को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, फिलहाल तो थोड़ी अभी राहुल गांधी कर रहे हैं उस जगह पे, उनके साथ कोई और चलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने लंबा रास्ता जरूर चुना है, देखते हैं उसका परिणाम कब मिलता है। और आज का सर समय खत्म हो गया है। आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।